1798 में नेपोलियन मिस्र देश पहुंचा और वहां स्वेज नहर बनाने का कोशिश किया, लेकिन नेपोलियन को इंजीनियरों ने गलत जानकारी दिया। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने देश में विद्रोह करके अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। 1869 में स्वेज नहर बनने से 8000 किलोमीटर दूरी कम हो गया। फ्रांस के सरकार ने सोचा अगर हम स्वेज नहर बना सकते हैं तो पनामा नहर भी बना सकते हैं। तभी 1885 में फ्रांस के 22,000 मजदूरों का मृत्यु हो गया। इससे फ्रांस पनामा नहर बनाना छोड़ दिया। तभी अमेरिका ने पनामा नहर बनाना शुरू किया। तभी पनामा देश के संसद में विद्रोह हो गया और अमेरिका को पनामा नहर बनाने नहीं दिया गया। तभी अमेरिका ने बोला हम पनामा नहर बनाकर रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। बात है 19वीं सदी का, जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था। उस समय ब्रिटेन के अधिकारियों को ब्रिटेन से भारत आने के लिए पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर के रास्ते भारत आना पड़ता था। यानी जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था और उस समय समुद्र के रास्ते जहाज का उपयोग करके भारत आना पड़ता था, उस समय लंदन से भारत आने के लिए पूरा अफ्रीका महाद्वीप चक्कर लगाकर आना पड़ता था और इस पूरा समुद्री रास्ता को तय करने के लिए 6 महीने का समय लग जाता था, जो 24,000 किलोमीटर होता है। इसी तरह फ्रांस, जर्मनी के लोग भी इसी समुद्री रास्ता का उपयोग करके अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगा के हिंद महासागर के रास्ते एशिया महाद्वीप में आकर शासन करता था। तभी 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र देश पहुंचा और तभी नेपोलियन ने सोचा अगर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया जाए तो यूरोप से भारत समुद्री रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा। उसके बाद नेपोलियन ने अपने इंजीनियरों को मिस्र देश के जमीन में जांच शुरू कर दिया और जहां स्वेज नहर बनाना था वहां इंजीनियर टीमों ने सर्वे किया और इस सर्वे में नेपोलियन के इंजीनियर टीम ने बताया कि भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी के स्तर में 30 फीट का अंतर है। नेपोलियन के इंजीनियरों ने बताया अगर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच का मिट्टी काट दिया जाए और दोनों सागरों को जोड़ दिया जाए तो मिस्र देश समुद्री पानी से पूरा तरह से डूब जाएगा, यानी पूरा मिस्र देश में तबाही मच जाएगा। जैसे ही नेपोलियन को इंजीनियरों ने बोला कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ दिया जाए तो पूरा मिस्र तबाह हो जाएगा, तभी नेपोलियन ने अपने इंजीनियर टीमों को इस स्वेज नहर प्रोजेक्ट को बंद करने का ऑर्डर दिया और इसी तरह नेपोलियन इस स्वेज नहर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन उस समय नेपोलियन को इंजीनियरों ने गलत जानकारी दिया था। 1798 में नेपोलियन की इंजीनियर टीमों ने बताया था कि भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी का स्तर में 30 फीट का अंतर था, लेकिन ऐसा नहीं था। भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी के स्तर में 30 फीट का अंतर नहीं था। दोनों सागरों का पानी का स्तर बराबर था, लेकिन नेपोलियन को जीते जीत पता नहीं चल पाया कि उनके इंजीनियरों ने नेपोलियन को गलत जानकारी दिया था। तभी नेपोलियन को लगा इस नहर को बनाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी नेपोलियन अपने देश फ्रांस लौटने का योजना बनाया, लेकिन इससे पहले ब्रिटेन के नौसेना ने नेपोलियन के जहाज को पूरा तरह से बर्बाद कर दिया था, जिससे नेपोलियन मिस्र देश में ही फंस गया। इस हमला से नेपोलियन अपना देश फ्रांस नहीं लौट पाया। तभी नेपोलियन को पता चला कि फ्रांस देश बहुत कमजोर हो चुका है। तभी नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र से चुपके से अपना देश फ्रांस चल गया और जैसे ही नेपोलियन ने फ्रांस पहुंचा तभी नेपोलियन ने सोचा यही मौका है राजा बनने का। तभी 9 नवंबर 1899 को नेपोलियन ने अपनी सेना की मदद से अपने देश में ही विद्रोह कर दिया और नेपोलियन ने अपने देश के विधानसभा को पूरा तरह से भंग कर दिया और तख्ता पलट करके नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया और इसी तरह नेपोलियन फ्रांस का सत्ता पर कब्जा कर लिया और 15 सालों तक नेपोलियन फ्रांस पर राज किया। तभी 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया और अंग्रेजों ने नेपोलियन को बंदी बना लिया और सेंट हेलेना द्वीप पर कैद कर दिया और 1821 में यही सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन का मृत्यु हो गया। तभी नेपोलियन के मृत्यु के बाद कई दशक के बाद 1847 में वैज्ञानिकों ने साबित किया। तभी फर्डिनेंड डी लेसेप इंजीनियर ने मिस्र के शासक से अनुमति लिया और 1858 में स्वेज नहर नाम का कंपनी बनाया और 1889 में स्वेज नहर बनाना शुरू किया और महज 10 सालों के अंदर 17 नवंबर 1869 को स्वेज नहर बनाकर पूरा तरह से तैयार कर दिया और स्वेज नहर को पूरा तरह से खोल दिया गया और यही कंपनी के नाम पर स्वेज नहर का नाम भी रख दिया गया।
और इस स्वेज नहर को बनाने में 10 करोड़ डॉलर का खर्च हुआ था और अगर आज के हिसाब से देखें तो 2 अरब डॉलर खर्च हुआ था। और इस स्वेज नहर को बनाने में 52% पैसा फ्रांस का लगा था और 44% पैसा मिस्र देश दिया था और 4% पैसा अन्य देशों से लिया गया था। लेकिन जब स्वेज नहर बनाया जा रहा था तब ब्रिटेन बहुत ज्यादा विरोध कर रहा था। लेकिन जब स्वेज नहर बन गया मिस्र देश कर्ज में डूब गया और ब्रिटेन ने उस कर्जा को भरकर 1875 में ब्रिटेन का भी स्वेज नहर पर अधिकार हो गया और 80 सालों तक फ्रांस और ब्रिटेन इस स्वेज नहर को कंट्रोल करते रहा। उसके बाद स्वेज नहर को मिस्र देश को सौंप दिया गया और जो पहले पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत आना पड़ता था जो 21,000 किलोमीटर होता था, लेकिन जब स्वेज नहर बन गया तो फ्रांस के लोग महज 1 महीना में ही भारत पहुंच जाता था जो 7,000 किलोमीटर होता था। और पहले जो 21,000 किलोमीटर पूरा चक्कर लगाकर आना पड़ता था वह महज 7,000 किलोमीटर ही रह गया। और इसी तरह फ्रांस ने स्वेज नहर को बना दिया। लेकिन इसी समय अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा था और उस समय उत्तरी अमेरिका पर यूएस अपना कंट्रोल चाहता था। लेकिन उस समय फ्रांस अमेरिका की कुछ जगहों पर कब्जा किया था तो फ्रांस को डर था कि कहीं अमेरिका उस जगह पर कब्जा ना कर ले। और उस समय फ्रांस को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पूरा चक्कर लगाकर उत्तरी महाद्वीप में जाना पड़ता था जो 22,000 किलोमीटर होता था। इसी डर से फ्रांस ने पनामा नहर बनाने का सोचा, लेकिन जिस रास्ते से पनामा नहर बनाना था उस इलाके में घने जंगल और बड़ा बड़ा पहाड़ था और कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश होता था। और फ्रांस को लग रहा था अगर हम स्वेज नहर बना सकते हैं तो पनामा नहर क्यों नहीं बना सकते। लेकिन फ्रांस जब पनामा नहर बनाना शुरू किया उसी समय पनामा में कुछ मच्छर थे। उसी समय मच्छरों ने मजदूरों को काट लिया। यह मच्छर इतना खतरनाक था, इन मच्छरों को काटने से मलेरिया और पीला बुखार बढ़ गया और इसी बुखार और मलेरिया से 22,000 मजदूरों का मृत्यु हो गया। और फ्रांस को इस पनामा नहर को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा था। तभी 1889 में फ्रांस की कंपनी दिवालिया हो गया और 9 साल फ्रांस की कंपनी काम करने के बाद भी पनामा नहर नहीं बना पाया। उसके बाद अमेरिका ने पनामा नहर बनाने का फैसला किया। इस फैसला से अमेरिका कोलंबिया के पनामा क्षेत्र में पनामा नहर बना सकता था। लेकिन यह समझौता कोलंबिया के संसद में पहुंचा तो कोलंबिया के संसद ने मंजूरी देने से मना कर दिया और कोलंबिया के संसद ने बोला कि पनामा नहर नहीं बनेगा। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने किसी भी हालत में स्वेज नहर बनाना चाहता था और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने बोला कि हर हालत में स्वेज नहर बनाना जरूरी है। लेकिन तभी अमेरिका को पता चला कि कोलंबिया के पनामा राज्य के लोग कोलंबिया सरकार से खुश नहीं हैं। इसी पनामा राज्य का फायदा अमेरिका उठाया और अमेरिका ने पनामा राज्य के नेताओं का साथ देने लगा और 3 नवंबर 1903 को पनामा में विद्रोह हो गया और इस विद्रोह को अमेरिका ने कराया था। लेकिन जब कोलंबिया ने पनामा में हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए सेना भेजा तभी अमेरिका ने कोलंबिया की सेना को रोक दिया और इस विद्रोह से कोलंबिया देश का 2 टुकड़ा हो गया और 3 नवंबर 1903 को पनामा अमेरिका का मदद से एक अलग स्वतंत्र देश बन गया। उसके बाद 4 मई 1904 को अमेरिका पनामा नहर बनाना शुरू किया। इससे पहले फ्रांस ने नहर बनाने का कोशिश किया था, लेकिन फ्रांस का मजदूरों का मृत्यु हो गया था, पैसा का भी कमी हो गया था। लेकिन अमेरिका वही अधूरा पनामा नहर को बनाना चालू किया। फ्रांस का जो मशीन पनामा में लगाया गया था वही मशीनों को अमेरिका खरीद लिया और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इस काम को बहुत जरूरी समझा। इसके बाद अमेरिकी इंजीनियरों ने सबसे पहले पनामा के इलाकों में सर्वे किया और नई तरीका का योजना बनाया और अमेरिका के इंजीनियरों ने तय किया सीधा समुद्र से नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि लॉक सिस्टम बनाया जाएगा और लॉक सिस्टम की मदद से जहाज को ऊपर नीचे किया जाएगा और समुद्र का इस पार से उस पार किया जाएगा। हालांकि पनामा नहर बनाने के समय सबसे बड़ी समस्या बीमारी आ गया था। जैसे फ्रांस पनामा नहर को बना रहा था तो फ्रांस का 20,000 मजदूरों का मृत्यु हो गया था। इसी तरह अमेरिका के मजदूरों को भी मलेरिया और पीला बुखार फैलने लगा। इस बीमारी से अमेरिका के बहुत ज़्यादा मजदूरों का मृत्यु होने लगा, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि मृत्यु कैसे हो रहा है। इस बीमारी में मजदूरों को पहले तेज बुखार आता था
फिर धीरे धीरे शरीर पीला पड़ जाता था और यही बीमारी से मजदूरों को काले रंग का उल्टी होने लगता था। शुरुआत के महीनों में हालत बहुत खराब हो गया था। तभी मच्छर को भगाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव किया गया और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई किया गया। लेकिन जब 1880 में जब फ्रांस पनामा नहर में काम कर रहा था, तभी फ्रांस ने $50 लाख खर्च करके हॉस्पिटल बनवाया था। यही हॉस्पिटल को अमेरिका खरीदा था और यही हॉस्पिटल में अमेरिका के बीमार मजदूरों को एडमिट किया जाता था। और अमेरिका के डॉक्टरों को पता चल चुका था कि यह मलेरिया बीमारी मच्छर के काटने से फैलता है और अमेरिका के डॉक्टरों ने मच्छर को भगाने के लिए नालियों को साफ सफाई और कई क्षेत्रों में केरोसिन तेल का भी छिड़काव किया गया। लगभग 7 लाख गैलन केरोसिन तेल का उपयोग करके पूरा अगल बगल के क्षेत्रों में छिड़काव किया गया और इस साफ सफाई के कारण बीमारी कम होने लगा। लेकिन फिर भी बीमारी फैल रहा था। वहाँ के लोगों और डॉक्टरों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि मच्छर कहाँ से पैदा हो रहा है। लेकिन जब पनामा नहर बन रहा था, उस समय अस्पताल के बेडों में चारों पाया पर पानी का कटोरा रखा जाता था, क्योंकि पनामा में चींटियों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा था। इसलिए अस्पताल के मरीजों के बेड के चारों पाया पर पानी का कटोरा रखा जाता था। इसी पानी का कटोरा देखकर चींटी मरीज के बेड पर नहीं चढ़ पाता था और इसी तरह हॉस्पिटल के मरीजों को चींटियों से बचाया जाता था। लेकिन डॉक्टरों को बाद में पता चला कि मरीज के बेड में जो 4 पाया में जो पानी का कटोरा रखा है, कटोरा से मच्छर पैदा हो रहा था। उसके बाद उस पानी का कटोरा को हटाया गया। लेकिन जब तक अमेरिका के डॉक्टरों को यह पता चलता कि मच्छर इस कटोरा से पैदा हो रहा है, तब तक 5,800 मजदूरों का मृत्यु हो चुका था। लेकिन मजदूरों का मृत्यु हुआ, लेकिन इससे अमेरिका को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें 350 मजदूर अमेरिका का नागरिक था। बाकी जो मजदूर मरा था वह कैरेबियन द्वीप समूह का मजदूर था। लेकिन अमेरिका मलेरिया और पीला बुखार पर तो काबू पा लिया। उसके बाद फिर अमेरिका पनामा नहर बनाना शुरू किया। लेकिन पनामा में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बड़ा बड़ा पहाड़ खिसक कर नीचे आ जाता था, जिसे भूस्खलन कहा जाता है। यही भूस्खलन सैकड़ों बार हुआ और केवल भूस्खलन से मिट्टी का खिसकने से 850 मजदूरों का मृत्यु हो गया था। और पहाड़ 90 डिग्री खड़ा होने के कारण भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसी कारण से पहाड़ को तिरछा काटा गया और इस तरह भूस्खलन का समस्या थोड़ा कम हो गया। कई पहाड़ बहुत मजबूत होता था तो पहाड़ को डायनामाइट से उड़ाया जाता था। इससे पहाड़ बहुत जल्दी टूट जाता था और छोटा छोटा पत्थर में बदल जाता था। इसके बाद पहाड़ का पत्थर छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता था, जिन्हें हटाना बहुत आसान होता था। और मिट्टी और पत्थर को हटाने के लिए बड़े बड़े मशीन लगाया गया और इन्हीं मशीनों के ठीक बगल में ट्रेन का पटरी बिछाया गया और मशीनों की मदद से ट्रेन के डिब्बा में मिट्टी भरा गया। दूर इलाकों में मिट्टी को गिराया गया। लेकिन जब पहाड़ को तोड़कर पत्थर और मिट्टी निकाला जाता था, उसको ट्रेन की मदद से दूसरे इलाके में जाकर गिराया जाता था और इसी मिट्टी से बहुत बड़ा विशाल दीवार बनाया गया और इसी मिट्टी से चंगरेज नदी का पानी को रोक दिया गया, जिससे एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ, जिसे हम गैटून झील के नाम से जानते हैं। और अमेरिका को इस पनामा नहर को बनाने में 10 साल का समय लगा। इस काम को 4 मई 1904 को शुरू किया गया था और 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर बनाकर पूरा तरह से तैयार हो गया और इस पनामा नहर को खोल दिया गया। और इस पनामा नहर को बनाने में $38 करोड़ का खर्च आया था। आज के हिसाब से देखें तो $12 अरब होता है, जो भारतीय रुपए में 90,000 करोड़ रुपए होता है। जब पनामा नहर नहीं बना था तब दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को पूरा तरह से घूरकर जाना पड़ता था। लेकिन जब पनामा नहर बन गया उसके बाद 13,000 किलोमीटर दूरी कम हो गया और पनामा नहर बनने के बाद 95 साल तक अमेरिका अपना कंट्रोल रखा। और 13 दिसंबर 1999 को अमेरिका ने पनामा सरकार को पनामा नहर सौंप दिया और इसी तरह पनामा नहर बनकर तैयार हो गया। और अभी पनामा देश पनामा नहर से हर साल 48,000 करोड़ का कमाई करता है। 2025 के अनुसार खर्च करने के बाद पनामा सरकार को 35,000 करोड़ का मुनाफा होता है। और इस पनामा नहर में एक बड़ा जहाज को गुजरने के लिए 7 करोड़ टोल टैक्स देना पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।